हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोगों ने संस्कृत में पाठ 10 तक पढ़ लिया था और पाठ 11 कस्य किम, जिसमें संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उसे हम लोगों ने शुरू भी किया था। हम लोगों ने पाठ का अर्थ और कुछ एक्सरसाइज में लेखन कार्य किया था। अब हम लोग आज पाठ के अर्थ को पढ़ेंगे। उसमें हम लोगों को संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है। जैसे कि आप लोगों ने पाठ 6 में संबंध कारक पढ़ा था, उसमें कारक विभक्तियों के बारे में बताया गया। तो संबंध कारक में आपने देखा था कि जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताया जाता है तो वहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो इस पाठ में जितने भी रंगीन शब्द दिए गए हैं उसमें सब में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का प्रयोग है। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। हाँ बेटा, देखिए हम लोग पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट करने वाले संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है, संबंध कारक यानी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन दिखाया जाता है, संबंध दिखाया जाता है, उसको हम संबंध कहते हैं। ठीक है, और षष्ठी भक्ति, ये षष्ठी भक्ति का ये चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, री। तो इस पाठ में आपको संबंध कारक षष्ठी भक्ति का प्रयोग बताया गया है। देखिए, जैसा कि यहाँ नोट दिया है, पढ़ते समय रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए कि जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो रंगीन रेड से जितने भी शब्द आए हैं इनको हमें ध्यान देना है। ये सभी किसी न किसी से अपना संबंध प्रकट कर रहे हैं, यानी कि ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया है ये जो है किसी न किसी से संबंध प्रकट कर रहे हैं। देखिए, जैसे पहली लाइन में दिया है, अहम मित्रस्य गृहं गच्छामि, मैं मित्र के घर जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो है घर का संबंध किससे बताया है, मित्र से है। ठीक है, कि वो किसके घर जाता है, मित्र के घर जाता है। तो देखिए अभी हमने जैसे पढ़ा कि संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो ये दिया है अहम मित्रस्य गृहं गच्छामि, मैं मित्र के घर जाता हूँ। अब मित्र के का इसका चिन्ह आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मित्र जो है, मित्र से, ये हमारी षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक है। संबंध कारक क्यों है, क्योंकि मित्र के घर, किसके घर, मित्र के घर। तो इन दोनों मित्र और घर के बीच में संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए ये मित्रस्य में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। तस्य गृहं सुंदरम अस्ति, उसका घर सुंदर है। अब उसका देखिए, इसमें भी का, के किया गया, किसका घर सुंदर है, उसका। तो उसका और घर के बीच में भी संबंध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर तस्य में षष्ठी विभक्ति है। तस्य गृहं सुंदरम अस्ति, उसका घर सुंदर है। मम गृहम अपि सुंदरम अस्ति, मेरा घर भी सुंदर है। अब देखिए, मेरा और घर के बीच भी संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए मम, मेरा। अब देखिए इसमें रा, रे, री भी इसका चिन्ह होता है, तो मेरा यानी ये भी षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है। मम गृहम अपि सुंदरम अस्ति, मेरा घर भी सुंदर है। अपि यानी भी। तस्य गृहस्य पुरतः एका देवालयः अस्ति, तस्य उसके, गृहस्य घर के। अब देखिए, तस्य उसके, का, के की आया, गृहस्य घर में, घर के, इसमें भी के आया। उसके घर के सामने, पुरता यानी सामने, एका देवालयः अस्ति, उसके घर के सामने एक मंदिर है। तस्य किसके घर के सामने, उसके। अब देखिए दोनों तस्य और उसके के बीच में संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए इन दोनों में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। देवालयस्य समीपे विशाला वाटिका अस्ति, देवालयस्य मंदिर के, कि अब देखिए इसमें देवालय का, मंदिर के, इसमें भी के आया है, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। देवालयस्य समीपे विशाला वाटिका अस्ति, मंदिर के सामने एक बड़ा बगीचा है। किसके सामने, मंदिर के सामने। तो देखिए मंदिर के और पास के बीच, दोनों के बीच में संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए देवालयस्य में षष्ठी विभक्ति है। वयम तत्र क्रीडामः, कि हम सब वहाँ पर खेलते। वयम यानी हम सब, अहम माने एक वचन हुआ, मैं, अहम, आवाम यानी दो वचन हुआ, और वयम माने बहुवचन यानी हम सब खेलते हैं। वहाँ पर वयम माने हम सब खेलते हैं। वाटिकायाः वृक्षाः उन्नताः सन्ति,
कि बगीचे के पेड़ ऊंचे हैं। अब देखिए यहाँ पर संति है, संति यानी बहुवचन का प्रयोग है। वाटिकाया वृक्षा बहुवचन पेड़, कि बगीचे के पेड़, कि बगीचे में जितने पेड़ लगे हैं वो कैसे हैं, उन्नतः ऊंचे हैं। संति बहुवचन का प्रयोग किया गया। वृक्षाणाम शोभा पत्रैः अस्ति, पेड़ों की शोभा पत्तों से है। क्या पेड़ों की शोभा किससे, अगर पेड़ों की शोभा किससे होगी, पत्तों से होगी। अगर पेड़ में पत्ते नहीं होंगे तो पेड़ फिर अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उनकी शोभा जो होती है किससे होती है, पत्तों से होती है। पादपा नाम शोभा पुष्पैः अस्ति, और पादपा यानी पौधों की शोभा फूलों से होती है। कि पौधों की शोभा किससे होती है, फूलों से होती है। पुष्पाणाम शोभा भ्रमरैः अस्ति, और फूलों की शोभा किससे होती है, भौरों से होती है। कि अगर फूल लगे हो उसके आगे पीछे तितली या भौरे ना मंडराते हो तो फिर वो फूल देखने में नहीं सुंदर लगेगा। इसलिए उनकी शोभा किससे होगी, फूलों की शोभा किससे होगी, भौरों से होगी। भ्रमराणाम गुंजनम मधुरम भवति, और भौरे जो गुनगुनाते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है। उनकी गुनगुनाहट, भौरों की गुनगुनाहट क्या होती है, मधुर होती है। खगा नाम कुंजनम मनोहरम भवति, खगा नाम यानी पक्षियों की कुंजन, या कि उनका जो कूंजना होता है वो मनोहरम यानी मन को हरने वाला होता है, मन को आकर्षित करने वाला होता है। कोकिलायाः स्वरः मधुरः अस्ति, कोयल का स्वर मधुर है। कि कोयल का स्वर कैसा होता है, मधुर होता है, मीठा होता है। काकस्य स्वरः कर्कशः भवति, कौवे का स्वर कर्कश होता है यानी कान को गड़ने वाला होता है। तयोः वर्णः कृष्णः भवति, उन दोनों का रंग काला होता है। उन दोनों यानी कोयल और कौवे का रंग कैसा होता है, काला होता है। हंसस्य वर्णः श्वेतः भवति, और हंस का रंग सफ़ेद होता है। अब देखिए बेटा, जितने भी ये लाल रंग के जितने भी दिए हैं, वाटिकाया यानी बगीचे के, अब देखिए इसमें भी का के की का प्रयोग आया। वृक्षाणाम यानी पेड़ों की, पादपानाम पौधों की, पुष्पाणाम फूलों की, भ्रमराणाम भौरों की, खगानाम पक्षियों की, कोकिलाया कोयल का, काकस्य कौवे का, तयो उनका, हंसस्य यानी हंस का। इन सब में क्या है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब बेटा देखिए, जैसे आपने ये एक लाइन पढ़ा, तयो वर्णः कृष्णः भवति, उन दोनों का रंग काला होता है। ठीक है। अब हम लोग जैसे हमारे सामने अगर कोयल और कौवा बैठा रहेगा तो दोनों ही काले हैं बेटा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कौन कौवा है और कौन जो कोयल है। तो इसके लिए बेटा एक श्लोक दिया हुआ है कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः, बसंत समय काकः काकः कृष्णः कृष्णः। कि कौवे का रंग भी काला होता है और कोयल का रंग भी काला होता है, उन दोनों में कोई भेद नहीं होता। लेकिन जब बसंत का समय आता है तो दोनों में भेद पता चल जाता है कि जब कौवा बोलता है तो कोयल भी बोलती है, तो कोयल मीठा बोलती है और कौवा जो है तीखा बोलता है। इन दोनों की आवाज़ से हमें पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। ठीक है बेटा, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये 2 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन दोनों को आप रिवाइज़ करिएगा, जहाँ ना आएगा फिर पूछेगा। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं।